Hi everybody, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है, मैम अगर मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो मेरे नंबर कट जाएंगे क्या? हाँ, क्या मुझे हैंडराइटिंग सुधारनी चाहिए? सबसे पहली चीज है, अगर तुम्हारे हाथ में है हैंडराइटिंग सुधारना तो बिल्कुल सुधारनी चाहिए, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, नथिंग लाइक इट। बट अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो तुम्हें ज्यादा फोकस प्रेजेंटेशन पे करना चाहिए, बिकॉज हैंडराइटिंग को चेंज करने में या उसे और बेटर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और वो टाइम तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम प्रेजेंटेशन पे फोकस कर सकते हो। अब यार इसकी वजह से मार्क्स तो नहीं कटते हैं और ना ही कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, बट अगर आपकी हैंडराइटिंग और आपका अच्छा प्रेजेंटेशन आपके लिखे हुए आपके राइटअप को लेजिबल बना देता है कि ठीक है सामने वाला इसे आराम से रीड कर सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अच्छे प्रेजेंटेशन से आप अपनी बातों को ज्यादा बेटर तरीके से, अपने आंसर को और ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड इसके साथ में अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा अपने पेन्स का ध्यान रख सकते हो सकता है कि ये थोड़े हल्के हाथ से अपने पेन को पकड़ सकते हो, क्योंकि बहुत बार हम बहुत गड़ा कर लिखते हैं। तो कुछ एक टिप्स हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि हम कैसे हैंडराइटिंग को थोड़ा और बेटर बना सकते हैं कुछ ही दिनों के अंदर। तो वो भी हम करने वाले हैं, नॉट इन दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए आपके आंसर्स को। कुछ एक चीजें बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी, लॉजिक के साथ बताऊंगी, इधर उधर से कहीं से लाकर नहीं। सो बहुत लॉजिक के साथ में अच्छे से सुनना और प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे। इट विल रियली हेल्प मी रीच अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ये गलतियां कर रहे होंगे। अच्छा, अब देखो यार, मान लेते हैं कि ये आपकी जो है आंसर कॉपी है। अब ये जो आपकी आंसर कॉपी है इसके अंदर आपको एक मार्जिन यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मालूम है? यस, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर वन, ठीक है, या फिर मान लीजिए मुझे सेकंड वाले का आंसर देना है जो भी है, या फिर मान लीजिए किसी पार्ट का आंसर देना है तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन वन और फिर यहाँ पर ए इस तरीके से लिख दिया होता है। अब यार आप खुद ही सोचो, अगर आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन की, अपने आंसर की मार्किंग करोगे, ठीक है, और यहाँ से शुरू करके और पूरा आपके पेज के एंड तक सब कुछ भर दोगे, तो आपका टीचर आपको मार्क्स कहाँ देगा? अब टीचर यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेगा, जैसे ही उसे कोई चीज दिखती है कि ठीक है ये वाला पॉइंट है जिसका आधा नंबर है, उसने आधा नंबर दे दिया। ये वाली चीज का एक नंबर मिलना चाहिए, एक नंबर दे दिया। ठीक है, दो नंबर मिलने चाहिए। ये चीज होती है, ये चीज होने लग जाती है आपके कॉपी के अंदर, क्योंकि आप इनफ स्पेस नहीं प्रोवाइड करते। अच्छा, ये तो एनीवे होगा, बट इसकी वजह से आप नंबर लूज कर सकते हो। यार टीचर जो है वो कैलकुलेट करने में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपर्ट्स हो जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक आध नंबर इस बीच के अंदर छूट सकता है। तो हमेशा एक कोशिश करनी चाहिए कि आप टीचर को मार्क्स देने के लिए इनफ स्पेस प्रोवाइड करो। तो आप ये वाला मार्जिन जो है इसे तो आप खाली रखो, ताकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, आपने कौन से ऑप्शन को ऑप्ट किया है, ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यू विल हैव इनफ स्पेस यहाँ पर, और भी अगर आपको कुछ लिखना है यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन दिस, आप इसे अंडरलाइन भी कर दीजिए। यहाँ पर इनफ स्पेस दे दीजिए टीचर को आपकी जो मार्किंग है, स्टेप मार्किंग जो है वो करने के लिए, ताकि यहाँ पर वो चेक करके एक नंबर डेढ़ नंबर जो भी है वो आपका यहाँ पर चढ़ाते रहें। इसके साथ में अपने जो आप जैसे एक पेज पे आते हैं, मैं नहीं कहूंगी कि आप जाते ही फटाफट से पूरे जितने भी पेज की आपकी कॉपीज आती है उनमें सब में एकदम ऐसे लाइनें बना दीजिए, नहीं, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अगर यहाँ पर लाइन नहीं है तो आप यहाँ पर एक मार्जिन और बना दीजिए। ये मार्जिन मैंने 2 स्केल का वो लिया है स्पेस, आप चाहो तो इसे एक स्केल से भी बना सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पर आपका मार्जिन सिर्फ इतना होगा, आप इतना भी बना सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। मेरी हैंडराइटिंग जो है वो इतनी ज्यादा बड़ी है, इतनी ज्यादा छोटी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इसके लिए 2 स्केल जो है उतना स्पेस छोड़ दिया है यहाँ पे और एक मार्जिन बना दिया। अब इसके खूब फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आप कुछ रफ वर्क करना चाहते हो, कोई ट्रिगर वर्ड्स, कोई आइडियाज लिखना चाहते हो, यू हैव इनफ स्पेस कि आप यहाँ पर वो लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि टीचर जब यहाँ पर आपकी स्टेप मार्किंग कर चुका होगा तो जो टोटल है उस क्वेश्चन का वो लगाने के लिए यहाँ पर काम आ जाएगा कि ठीक है ये टोटल है यहाँ पर क्वेश्चन का। आप यहाँ पर ऊपर मार्क्स भी लिख सकते हो, जैसे अगर आपके पास 5-7 मिनट थोड़े फ्री रहे, स्टार्टिंग में मत लिखते चलना,
लास्ट में जब फ्री रहेंगे तो ये काम करते रहेंगे, तो ऊपर मार्क्स भी लिख सकते हो, तो टीचर को पता रहेगा यहाँ मेरे को मार्क्स दे देना है। अब ये जो चीज है ये काउंटिंग में नहीं छूटेगी, क्योंकि यहाँ टीचर ने स्टेप मार्किंग कर ली और यहाँ वो टोटल लगा लेंगे। आप जितना ईज में रखते हो अपने एग्जामिनर को, उतने ज्यादा मार्क्स वो देते हैं। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। अगर आप यहाँ पर रफ वर्क कर रहे हो तो यहाँ पर आप मार्क्स मत लिखिएगा, यहाँ पर इसकी जगह आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे, हो सकता है आइडियाज लिख दीजिए या आप रफ लिख दीजिए कि ये मेरी रफ स्पेस है। अब रफ स्पेस का कुछ एक हिस्सा आपने मान लीजिए छोटा छोटा करके यूज कर लिया, उसके बाद में आप लिख दीजिए यहाँ पर मार्क्स, तो यहाँ पर टीचर जो है आपको नंबर दे देगी। तो आप रफ स्पेस के जैसे यूज कर सकते हो, मार्क्स के जैसे इसको यूज कर सकते हो। इसके साथ में क्या होता है, आप देखेंगे ऊपर एक मार्जिन ऑलरेडी बना हुआ आ रहा है, एक मार्जिन यहाँ पर बना हुआ है और एक मार्जिन आप यहाँ बना रहे हो, तो आपका आंसर एकदम सेंट्रल स्ट्रक्चर में आ गया। आपका आंसर ऐसा नहीं हो रहा है कि मार्जिन से लगकर शुरू हो रहा है एकदम एंड तक जा रहा है, ठीक है, या फिर मार्जिन से लगकर शुरू हो रहा है आधा आधा जो है वो छूटे जा रहा है, आप नीचे से फिर शुरू करे जा रहे हो। प्रेजेंटेशन के अंदर वो बहुत खराब लगता है, ऐसा लगता है कि आधा सा छोड़ गया, मतलब आपके जो वर्ड्स का जो एंड है वो खूबसूरत नहीं लग रहा होता है। ऐसा नहीं लग रहा होता है कि वो एक ही उसमें, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि एक वर्ड यहाँ खत्म हो गया, फिर यहाँ खत्म हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर वापस यहाँ हो गया, तो प्रेजेंटेशन में बहुत खराब लगता है। अब जैसे आप एक मार्जिन इधर बना देते हो तो ये एक डब्बा बन गया, एक डब्बा बन गया जिसके अंदर आपका आंसर जो है वो सेंट्रली अलाइंड हो गया कि ठीक है, बीच बीच में आपका जितना भी आंसर है इस बॉक्स के अंदर आ गया। इनफैक्ट आप यहाँ पर ये कोशिश कर सकते हो कि यहाँ से लगकर आपने शुरू करना है और आप यहाँ तक टच कीजिए, अपने जितने भी आपके लेटर्स हैं सबको, सारे वर्ड्स को यहाँ तक टच कीजिए। आप देखेंगे कि कितना ज्यादा खूबसूरत तरीके से आपका पूरा आंसर एक जगह पे फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत काम आता है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अपने आंसर को प्रेजेंट करें, आप चाहे तो आप ये आंसर नंबर 1 भी लिख सकते हैं क्वेश्चन की जगह, अगर आपके पास में आप चाहे तो आप आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हम लोगों ने ये देख लिया, तो हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है, मेरी हैंडराइटिंग भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उनके बीच में एडिक्वेट स्पेसेस दिए हैं। क्या होता है, अगर आपका हैंडराइटिंग इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको ऐसा लगता है इतना ज्यादा प्लीजिंग नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप एडिक्वेट स्पेस भी बीच में दे देते हो कि ठीक है थोड़ा थोड़ा स्पेस आपने यहाँ पर बीच में दे दिया, तो हर एक वर्ड जो है वो रीडेबल हो जाता है, एक इंसान आराम से उसे रीड कर सकता है कि ठीक है यार यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है, तो उससे अपने आप आपकी हैंडराइटिंग जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन देती है, लगता ही नहीं है कि वो खराब है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, एक ये बात है। अच्छा, दूसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो है आपका पैराग्राफ। अब जब आप पैराग्राफ्स में अपने आंसर को डिवाइड करते हो, तो बहुत बार बच्चों के साथ में ये दिक्कत होती है कि मार्जिन से हटाकर कुछ स्पेस जो है वो छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में वो लिखना शुरू करते हैं, या फिर आप पूरा का पूरा लाइनें छोड़ते हुए चलते हो। आपको ऐसा नहीं करना। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं आपको, क्लियर दिस, मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मेरा राइट्स जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गया था, तो मैंने क्या कर दिया, मेरे को पैराग्राफ चेंज करना था, तो मैंने ये वाला स्पेस जो है वो छोड़ दिया, ये स्पेस छोड़ दिया, और यहाँ पर मार्जिन से लगकर जो है वो मैंने नेक्स्ट पॉइंट जो है वो शुरू कर दिया, नेक्स्ट आइडिया जो है वो शुरू कर दिया। टीचर अपने आप समझ जाएंगे कि आपने पैराग्राफ चेंज किया। ठीक है, एक तो पैराग्राफ चेंज करने से आपको खुद को ब्रीदिंग स्पेस मिलती है कि ठीक है, नाउ आपने एक पैराग्राफ लिख दिया है, नाउ यू कैन जस्ट थिंक एंड देन राइट मोर। ऊपर से आपके वर्ड्स, आपकी आइडियाज को स्पेस मिलती है, बिकॉज यू हैव कन्वेड एन आइडिया हियर, आपने ऑलरेडी अपने आइडिया को यहाँ पर कन्वे कर दिया। नाउ यू वांट टू चेंज योर आइडिया, आप आइडिया को चेंज करना चाहते हो। अब अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश के अंदर आप अपने आइडियाज को पॉइंट्स में तो नहीं लिख सकते हो, इसकी वजह से अभी मेरे को पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ दिस इज एन आंसर टू अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एंड दैट इज वाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि 5 नंबर में ये आ रहा है। अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम 4 वैलिड पॉइंट्स कम से कम यहाँ पर होने चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पर कम से कम 4 पैराग्राफ चाहिए लिखने के लिए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, मेरे को नेक्स्ट आइडिया पे जाना है, तो मैंने मेरा पैराग्राफ चेंज कर लिया। इसके साथ में मैं ये भी कोशिश कर सकती हूँ कि अगर इतना बड़ा मेरा पैराग्राफ ऑलरेडी हो गया है, तो मैं यहाँ पर भी, जहां पर मान लीजिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 5 लाइन जो है वो ऑलरेडी मैंने लिख दी है, मैं वहां से भी मेरे पैराग्राफ को चेंज
कर सकती हूँ। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं पैराग्राफ चेंज करने के, या तो मैं प्रेजेंटेशन पर्पस से जैसे ही 2-3-4 लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, मुझे लगने लगेगा बहुत ही क्लटर हो रहा है मेरी हैंडराइटिंग की वजह से, मैं पैराग्राफ चेंज कर लूंगी, या फिर मैं क्या करूंगी, या फिर जैसे ही मेरा आइडिया चेंज होगा मैं पैराग्राफ चेंज कर लूंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैराग्राफ को कैसे चेंज करते हो, खास करके इंग्लिश में या किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में। अच्छा, ये एक्चुअली मूव करना पड़ेगा, इसकी वजह से ये इसके साथ मूव करता है, मेरे को क्या है इतना अच्छे से आता नहीं है कि ये कैसे यहाँ पर रोक दिया जाए। एनीवे, सो अब जैसे मान लीजिए हम नीचे चलते हैं, ये तो हमने पूरा अपना ये बता दिया कि यहाँ पर क्या चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर मेरा एक पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया था, अब जैसे मेरा पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो अब मैंने क्या कर दिया, अब मेरे को वापस पैराग्राफ चेंज करना था, तो मैंने अगेन यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया और यहाँ से मेरा पैराग्राफ शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद में दूसरी चीज जो मुझे बतानी है वो है जब आप गलतियां करते हो। जब भी आप गलतियां करते हो तो आप गलतियां करते वक्त कोई भी आपका वर्ड गलत होता है उसको वजूद मिटाने में लग जाते हो कि इसका तो वजूद ही मिटा दूंगा मैंने यहाँ पर गलती की कि मैंने मंथ्स पहले लिख दिया था और डगलस मेरे को पहले लिखना था, तो मैंने मंथ्स पहले लिख दिया। मेरे ख्याल से आप यहाँ पर अगर मैं इसे और जूम भी कर देती हूँ, अगर आप एक बार पे मेरे आंसर कॉपी को देखोगे, एक बार में आंसर कॉपी को देखोगे तो आपकी नजर के अंदर भी नहीं आएगा कि यहाँ गलती हो गई है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्ट्राइकिंग ऑफ कि चलो एक लाइन से बस उसको स्ट्राइक कर दे, वो करने की बजाय उस पर पूरा उसका वजूद मिटाने पे लग जाते हो। ये लो, पूरा दिखना ही नहीं चाहिए टीचर को मैंने कभी मंथ्स लिखा था। अब वो आपको कैसा दिखेगा सोच लो। अभी जब मेरे से गलती हो गई थी, मैंने मंथ्स वहां पर लिख दिया था, कोई बात नहीं, मैंने एक लाइन बस उसको ऐसे स्ट्राइक ऑफ कर दिया और इससे पता भी नहीं चल रहा कि यार यहाँ पर इतनी कोई बड़ी गलती हुई है क्या। हाँ, पता है कि ठीक है बच्चे ने उसको कट किया है, दैट मीन्स वो ये नहीं बताना चाहता है, ये नहीं हम चेक करने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैंने इसका वजूद ही मिटा दिया। एकदम ब्लू पेन से आप पूरा उसको ऐसे ऐसे कर देते हो, एकदम आंसर कॉपी में अलग से दिखता है कि इसने वजूद मिटाने की यहाँ पर कोशिश की है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल भी अगर कुछ गलत हो जाए तो बस एक लाइन से उसे काटने की कोशिश कीजिए, आपको उसका वजूद जो है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं मिटाना है। इसके बाद में आपके प्रेजेंटेशन के लिए आपको यही चीज जो है आपके हर पेज पे फॉलो करते चलना है। आपको ये कोशिश करनी है कि हर एक पेज पे आप ये फॉलो करो। आपने मार्जिन जो है वो बना दिया, ठीक है, तो मार्जिन बनाओ। अब इसके साथ में क्या होता है, बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं कि आप हर एक क्वेश्चन के बाद में लाइन ड्रॉ करो। हर एक क्वेश्चन के बाद में लाइन ड्रॉ करना मैं आपको रेकमेंड अभी नहीं करूंगी, क्योंकि क्या होता है जब जोश जोश में आप आंसर स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होते हो तो आपके पास खूब टाइम होता है, तो आप स्केल वेल से लाइनें बनाने का काम कर रहे होते हो। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे आपका टाइम कंज्यूम होता जाता है, लास्ट में वो बचता नहीं है। तो जिस चीज को आपने एकदम ऐसे एकदम शुरुआत एकदम ब्यूटीफुल और लास्ट में वो एकदम कचरे हो जाते हैं, उसमें नहीं हमें बिलीव करना है। हम क्या कर देंगे, हम जब भी किसी क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर शुरू करेंगे तो हम यहाँ पर एक लाइन तो छोड़ ही रहे हैं, इसके साथ में एक और लाइन छोड़ देंगे, तो ये वाली जो लाइन है ये अपने आप में लाइन का काम करेगी। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन 2 आ गया, तो अपने आप ये दो लाइनें जो है ये बता देंगी कि यहाँ पर जो है मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो चेंज कर लिया है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास समय बच जाता है तो आप बिल्कुल आराम से इनके सेग्रीगेशन जो है वो कर सकते हो, तब आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास में जगह है, टाइम है, सॉरी। ये चीज याद रखना कि जहां पर भी आपको ये मार्जिन्स बनाने हैं या फिर यहाँ पर आपको लाइन बनानी है तो पेंसिल से ही बनाइएगा, क्योंकि आमतौर पर बच्चे जो है वो बॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो यहाँ पर या तो मार्जिन बना रहे होते हैं या यहाँ पर डिमार्केशन दे रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर वो बॉल पेन की इंक जो है वो छूटने लगती है। पूरे के पूरे पेपर के अंदर कुछ ऐसी जगह हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं जहां पर इंक पूरी फैल जाती है। ठीक है, या तो वो आपके हाथों में लगेगी और फिर वो आंसर कॉपी में भी लगेगी, नहीं तो वो आंसर कॉपी वैसे ही शाबी हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि एक पेंसिल बिल्कुल लेकर जाएं स्केल के साथ में, जिससे आप यहाँ पर वो डिमार्केशन कर पाए। अब इसके साथ में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, हर एक जो आपका एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है आपका जिसमें आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चंस करने होते हैं,
अब हम यहाँ मान लेते हैं कि वो जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 5, वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके मुझे 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने एक पेज की स्टार्टिंग से किया, ठीक है, एक पेज की स्टार्टिंग से किया। मैं आपको ये पेज जैसा ही बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। मान लेते हैं कि यहाँ से मेरे पेज की हो रही है शुरुआत। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अटेम्प्ट करना है, जिसके अंदर मेरे को 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं लिटरेचर के, ठीक है। अब ऐसे के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 5 और ए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि जब भी मैं पार्ट चेंज करूंगी, जैसे मान लीजिए सेक्शन ए हो गया जहाँ पे मैं रीडिंग सेक्शन की बात कर रही हूँ, सेक्शन बी हो गया जहाँ पर मैं ये राइटिंग सेक्शन की बात कर रही हूँ, और जैसे ही मैं सेक्शन सी पे आती हूँ मैं लिटरेचर सेक्शन के क्वेश्चंस करती हूँ। तो हमेशा जब मैं सेक्शन स्विच करूंगी, ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं सेक्शन को, जैसे मान लीजिए मेरा सेक्शन बी जो है वो आधे पेज पे खत्म हो गया था, अब आधा पेज मेरा बचा हुआ है, उसके नीचे से सेक्शन सी शुरू नहीं करना है, एक फ्रेश पेज से आपको सेक्शन सी जो है वो शुरू करना है। अब सेक्शन सी को आपने एक फ्रेश पेज पे शुरू कर दिया, वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन या 1 मार्कर्स थे, आपने मान लीजिए वो भी कंप्लीट कर लिए, अब वो भी आधे पेज पे खत्म हो गए। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, जिसपे मेरे को 5 क्वेश्चन आंसर करने लिखने वाले, अब वो भी आधे पेज पे खत्म हुए, तो मैं उसको नीचे से शुरू नहीं कर दूंगी कि चलो इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 5 डाल देती हूँ, ए डाल देती हूँ और लिखना शुरू करूंगी। हर क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करना है, हर क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नंबर 1 नए पेज से शुरू करेंगे ऑफ कोर्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है जिसके 10 पार्ट्स है, नए पेज से शुरू करेंगे। नोटिस अपने आप में एक ही पेज पे बनेगा, नेक्स्ट पेज पे इनविटेशन एक पेज पे बनेगा। पेज चेंज कीजिए, आपके पास में लेटर है, जॉब एप्लीकेशन कर रहे हैं, लेटर टू एडिटर कर रहे हैं, फ्रेश पेज से शुरू करें, आधे पेज पे भी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग जो भी आ रहा है उसको आप उनमें से जो भी सेलेक्ट करते हो फ्रेश पेज से शुरू करो, ठीक है। इसके बाद में आप आ गए हो कहाँ पर, लिटरेचर सेक्शन पे, सेक्शन चेंज हो रहा है, फ्रेश पेज से शुरू करेंगे। एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज आ गए हैं, उनको पूरा हर एक जो सेगमेंट है 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं, फ्रेश पेज से शुरू कीजिए। इसके बाद में अगेन आपके क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए आ गया, जिसपे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, फ्रेश पेज। इसके बाद में नेक्स्ट बुक के आपके 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 करने, फ्रेश पेज। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, फ्रेश पेज से, एंड फाइनली एक और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को भी फ्रेश पेज से। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक तो आपका सेक्शन के बीच में पूरा बंटवारा हो जाता है कि ठीक है यार ये सेक्शन ए है, फिर ये सेक्शन बी है और ये सेक्शन सी है, पहली बात। दूसरा, जब आप किसी भी क्वेश्चन को, ये ए हो गया, मैंने आंसर लिख दिया, या मान लीजिए 2 लाइनें छोड़कर ये बी हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 लाइनें छोड़कर सी, मैंने अपने आंसर जो है ऐसे लिख दिए। अब ये लिखकर मान लीजिए दूसरे पेज पे भी ये जा रहे हैं, इसके 2 क्वेश्चन दूसरे पेज पे जा रहे हैं, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, विस्तार का जो क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रही हूँ, दूसरे बुक का जो क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, फ्रेश पेज से शुरू करूंगी। क्यों शुरू करूंगी, आपको जब भी ऐसा लगता है आप रिवाइज कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरा ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन गलत है, और मेरे को मेरा जो आंसर है ये आंसर गलत है, और मेरे को इस आंसर को रीराइट करना पड़ेगा, अगर आप ये स्कोप नहीं छोड़ते हो फ्रेश पेज वाला, कि ठीक है आप फ्रेश पेज से शुरू कर रहे हो, आपके एकदम आपने यहाँ तक लिख दिया है और फिर आपका नया सेक्शन शुरू हो रहा है, नया क्वेश्चन शुरू हो रहा है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता है ना, फिर तो हमें वो करना ही पड़ेगा जो हम हर बार करते हैं। बट अगर बाय चांस आप आधा पेज आपका छोड़ देते हो और नए पेज से आप अपने नए क्वेश्चन को शुरू करते हो, नए सेक्शन को शुरू करते हो, वो जो पेज आप छोड़ रहे हो वो आपकी मदद कर सकता है इन केस आपको बाद में रियलाइज हुआ कि ये वाला आंसर मेरा गलत है, मुझे इसे रीराइट करना पड़ेगा। आम तौर पर बच्चे क्या करते हैं, ये वाला मेरा आंसर जो है गलत है और यहां लिख देते हैं लास्ट पेज। अब ये है सेक्शन, मान लो ये वाला क्वेश्चन, अब मैं अगेन आपका असम्पशन चेंज कर रही हूं, मान लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन राइटिंग स्किल का, अब ये क्वेश्चन है राइटिंग स्किल का, और इसके बाद में मैंने किया है लिटरेचर, और मैंने ये वाला आंसर जो मेरा गलत हो गया था इसे रीराइट किया लास्ट पेज पे, मतलब लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर सेक्शन में मैं गई हूं,
आखिरी पेज खोला है पूरा, एग्जामिनर ने पूरा वो चेक किया है और वहां जाके उनको मिला है आपका ये राइटिंग सेक्शन, चांसेस आर हो सकता है ये चेक ही ना हो, आखिरी में ही रह जाए। पहली बात तो ये। दूसरा यहाँ पर ये चांस हो सकता है कि जो आपने मेहनत वहां पर कराई है, योर आंसर बेटर बी गुड है, अगर आंसर सही नहीं हुआ तो आधा एक नंबर तो गया उसमें। जितना ईज में आप, जितना अपने प्रेजेंटेशन से ईज में रखते हो एग्जामिनर को, उतनी बेस्ट आपकी कॉपी चेक होती है। वो भी ह्यूमंस है यार, आप ऐसे मत सोचा करो नहीं इनको तो करना है इनका, ऐसा नहीं, वो भी ह्यूमंस है। आप जितना बेटर उनको आंसर दोगे, जितनी कॉपी आपकी प्रेजेंटेबल उनको दोगे, हर चीज उन्हें लाकर दोगे, उतने बेटर मार्क्स वो आपको देते जाएंगे यार। ये आधा नंबर एक नंबर जो इधर उधर वो काटते रहते हैं वो नहीं कटेगा, क्योंकि आपकी आंसर कॉपी इतनी ज्यादा इजी टू चेक है कि आप इजी टू चेक का मतलब ये भी नहीं है लो मैम मैंने इजी टू चेक करने के लिए पूरी खाली कॉपी दे दी आपको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। सो आपको ये क्योंकि इजी टू चेक है था तो आपको ज्यादा मार्क्स जो है वो मिलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन जैसे चेंज हो रहा है आपको फ्रेश पेज से दूसरा सेक्शन शुरू करना चाहिए। क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, नॉट द पार्ट्स। इसका मतलब ये नहीं है बंटी सोचे कि एक ए पार्ट को इस पेज पे करूंगा छोड़ो, फिर बी पार्ट को दूसरे पेज पे करूंगा। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल कॉपी है, तो मान लो मैंने एक क्वेश्चन इस पेज पे कर दिया ए वाला, और उसके बाद में मैंने क्या किया, बी वाला पार्ट इधर कर दिया। पार्ट्स आप एक साथ कर सकते हो, पर अगर मैं सेक्शन की बात कर रही हूँ तो सेक्शन ए अगर इधर आ रहा है और खत्म हो रहा है मान लीजिए यहाँ पर, तो सेक्शन बी यहीं से शुरू होगा। आधा पेज चाहे बचा हो, जितना भी जी तुम्हारा दुख रहा हो कि ये पेज वेस्ट हो रहा है, दूसरे पेज से ही शुरू करो, ये जरूरी है। जरूरी क्यों है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ। आगे चल के बाय चांस तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो है मेरा सही नहीं है और मेरे को रीराइट करना है, तो ये काम आता है ना। दूसरी बात, आपको पूरे सेक्शन के नंबर कहाँ मिलेंगे भाई, रीडिंग सेक्शन तुम्हारे 20 नंबर का है, एक एक क्वेश्चन को टिक करके मैम एक नंबर दिए जा रही है, पूरे क्वेश्चन के 10 नंबर मैम ने चढ़ा दिए, टोटल 20 नंबर कहाँ चढ़ाए। अगर सेक्शन के एंड होने पर एकदम स्पेस होगी, एकदम एकदम मस्त आसानी से मैम एकदम बढ़िया सा गोला बनाएगी, और इस बार उस गोले के अंदर मार्क्स भी चढ़े हुए होंगे। क्या सोचते हो तुम, हाँ? तो एकदम बढ़िया बोलेगी, ये देखो बच्चे को 20 में से 20 मिले इस सेक्शन के अंदर, जी खुश हो जाएगा टीचर का भी आपको ये मार्क्स देकर के, अरे वाह क्या बात है, स्पेस छोड़ा है। फिर नेक्स्ट से आप शुरू कीजिए, और इसी तरीके से आप अपने पूरे के पूरे कॉपी में, अपने आंसर कॉपी में अपने आंसर्स को प्रेजेंट कीजिए। इससे अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है तो भी काफी खूबसूरती से आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हो और अपने आंसर्स को लेजिबल बना सकते हो, जिससे आपके नंबर फिर नहीं गिरते। ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो आपके प्रेजेंटेशन में आपको मदद कर सकते हैं। देखो यार, मैं इसकी स्क्रिप्ट जो है वो पहले तैयार नहीं करके आई थी, तो अगर इसके बाद में भी मेरे को प्रेजेंटेशन के कुछ और पॉइंट्स याद आएंगे तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। फिलहाल के लिए जितना दिमाग के अंदर था सब कुछ बता दिया है, ठीक है, तो वो भी मैं बताती रहूंगी। अभी के लिए इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, और बाई चांस अगर यही सब कुछ हुआ तो यही है, ठीक है। तो दैट्स प्रीटी मच इट। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इसी तरीके से वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। एंड मुझे कमेंट करके तो जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस थ्रू आउट कैसा रहा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।